नमस्कार, अच्छे दिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार में आज हम बात करेंगे जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन की, आंदोलन खत्म होने की शर्तों की और फिर शर्तों के उल्लंघन के आरोपों की। हम बात करेंगे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की, पैलेट गन और AK-47 के इस्तेमाल की, साथ ही इस मुद्दे पर संसद में हो रही चर्चा की। बात केवल छात्रों के घायल होने की या आंदोलन के समाप्त होने के बाद छात्रों की पहचान कर उन्हें डिटेन करने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की नहीं है, बल्कि बात उन पुलिस वालों के नागरिक अधिकारों की भी है जो जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के वो हिंसक होने के कारण गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 200 पुलिसकर्मी भी इस आंदोलन में घायल हुए, जिनकी बात कोई नहीं कर रहा। CJP से जुड़े प्रदर्शन की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत देते हुए FIR पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। साथ ही केंद्र समेत 7 राज्यों को नोटिस भी जारी किया। कोर्ट ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के जिन प्रदर्शनकारियों पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें रिहा किया जाए। साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों को CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी कैमरा फुटेज, वायरलेस कम्युनिकेशन रिकॉर्ड और PCR लॉग जैसे डिजिटल सबूत को सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों से जुड़ा कोई भी डेटा इकट्ठा तो किया जाए, उन्हें सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे अभी सार्वजनिक नहीं किया जाए। CJI ने कहा कि यह पूरी तरीके से शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शन था और संविधान के दायरे में था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में अक्सर कुछ अनचाहे लोग शामिल हो जाते हैं जो अपने एजेंडे के साथ आते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वालों के परिवार वालों की तरफ से भी याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया गया। सुनवाई के दौरान बिहार का मसला भी उठा। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि बिहार में हिंसा का स्तर दिल्ली से भी ज्यादा रहा, जिसकी जांच जरूरी है। साथ ही बिहार सरकार पर FIR वापस लेने के दावों को झूठा बताया। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि 140 से ज्यादा लोग अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के नाबालिग हैं और एक बच्चा तो केवल 13 वर्ष का है। इन बच्चों को 40 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। ज्यादातर खबरों में बात सिर्फ आंदोलन के घायल छात्रों और उनके खिलाफ हुई FIR की ही हो रही है, लेकिन इसी आंदोलन में घायल हुए 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की बात कोई नहीं कर रहा है। घायल पुलिसकर्मियों के पुलिस वाले ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, अभी उस पर सुनवाई होनी है। मानसून सत्र शुरू होने के 7 दिनों के बाद आज जब चर्चा शुरू हुई तो चर्चा अभी भी जारी है और रात 10 बजे तक ये चर्चा भी चलती रहेगी। छात्रों के हित, पेपर लीक पर बने कानून और आंदोलन में घायल हुए छात्रों पर चर्चा हुई। चर्चा कल भी जारी रहेगी। आज अपने कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि क्या आंदोलन की शर्तों का उल्लंघन कर रही है सरकार। बिहार में आंदोलनकारी छात्रों पर AK-47 चलाने की नौबत आखिर क्यों आई और क्या यह किसी के आदेश से चलाई गई थी? क्या दिल्ली में आंदोलनकारियों के साथ हुआ समझौता राज्यों के लिए बाध्यकारी था? क्या आंदोलनकारी छात्रों के बीच अपराधी भी घुस आए थे? क्या चर्चा केवल आंदोलनकारियों के अधिकार और पुलिस वालों के कर्तव्य की ही होगी या पुलिस कर्मियों के सामान्य नागरिक अधिकारों की भी बात कोई करेगा? इस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो है कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आज जो पार्लियामेंट में चर्चा अभी भी हालांकि जारी है, रात 10 बजे तक ये चर्चा होगी, लेकिन जो कुछ प्रमुख नेताओं के जो बयान है, जो इस मसले को अच्छी तरीके से रख रहे हैं सामने में, उनके बयानों को हमने अलग किया है ताकि आप उसे अलग से देख सकें। एक बार मैं अपने पैनलिस्ट से कहूँगा, अपने पैनल प्रोड्यूसर से, कि एक बार सारी बाइट को एक बार चलाएं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन आप इस बात से तो सहमत होंगे कि हालिया जो घटनाक्रम रहा है उसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री स्वयं ने यह निर्णय लिया कि हमें इसी विधेयक को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता। सो वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द 2024 एक्ट एंड द सब्सिक्वेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice. क्यों? क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य कसौटी पर नहीं उखड़ रहा था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य
उसकी बलि दी जा रही थी। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई तो 2017 में एनडीए का गठन हुआ। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बड़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दुख लगता है सर। कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। तारीख पे तारीख, डिले पर डिले, ये ना हो, जान से लेकर जुडिशियल सिस्टम को समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए हम ये नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं। लेकिन आप तो समय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे, हाउस चलने नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी जी को लगा देश के युवाओं ने उनको पूछा नहीं, ना अखिलेश जी को पूछा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा, तो अब करें क्या? तो उन्होंने वो किया जो किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर लेट गए। अरे राहुल जी, आपकी तड़प जलन मैं समझ सकता हूं, प्रधानमंत्री निवास के अंदर आपको जाने का मौका नहीं मिल पा रहा लेकिन बाहर ही लेटने का मौका ले लिया आपने। तो बहस जारी है, लाठीचार्ज पे, लीक पे, इस्तीफा पे बहस जारी है। इस पे आगे भी चर्चा जारी रहेगी। 10 बजे रात तक आज पार्लियामेंट में बहस जारी है। और हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ रुपेंद्र कुमार दुबे जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, और एडवोकेट एलन राव है जो कि पूर्व एसीपी भी हैं दिल्ली पुलिस के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अमित शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और रोशन गौर जी हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में, और ख़ासतौर पर पार्लियामेंट को चूँकि लंबे समय से कवर करते रहे हैं, आज भी पार्लियामेंट में जो भी हुआ इन्होंने आंखों देखा है और आज भी कवरेज को ये कवर कर रहे थे। आज हम चर्चा की शुरुआत रोशन गौर जी से ही करेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है। रोशन जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से पार्लियामेंट में हुआ, हम लोग भी बाहर होकर के सुन रहे थे, आप भीतर से सुन रहे थे उसको, थोड़ा मुझे बताइए कि अंदर में क्या हुआ, और जिस तरीके से अंदर में बात होने के बाद बाहर भी नेताओं के साथ आप लोग की बातचीत होती होगी, क्या जो मसले चल रहे हैं, खासतौर पे जो एफआईआर का मसला चल रहा है, एफआईआर के मामले पे कहा जा रहा है, सरकार पे आरोप लगा जा रहा है कि जो समझौता किया, समझौते का पालन नहीं किया जा रहा है, एफआईआर जो है वापस नहीं लिया जा रहा। हालांकि अभी तेज प्रताप छूट गए बेउर जेल से, जिनको अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, तो पालन करते हुए दिख रहे। लेकिन कहीं कहीं मीडिया में यह भी खबर है कि एफआईआर का पालन, जो शर्तें थी, उन शर्तों का पालन नहीं कर रही है सरकार। आज पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ, जरा ब्रीफ में हमारे दर्शकों को बताएं। मुकेश जी, मैं अभी तुरंत बस घर में पहुंचा ही पार्लियामेंट से, अभी पार्लियामेंट चल ही रही है जी। तो मैं पहुंचा तो फिर मैंने कहा आपसे मैं डिस्कस करूं। जी। दरअसल आज कल शाम को ओम बिरला ने जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके फ्लोर लीडर को बुलाया था और उनसे कहा था कि भाई आप जो आप बात कर रहे हो कि छात्रों के भविष्य को लेकर, नीट के जो पेपर लीक है उसको लेकर, और वही बिल आ रहा है तो आप उसको सदन में उस पर चर्चा नहीं कर रहे हो, तो ये आपके खिलाफ जा रहा है। इस बात को अपोजिशन ने भी समझा और अपोजिशन ने फिर इस पर चर्चा शुरू करने के लिए हामी भर दी। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम इस पर क्वेश्चन आवर नहीं होने देंगे, यानी प्रश्नकाल नहीं होने देंगे। तो प्रश्नकाल नहीं हुआ। 2 बजे से फिर लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और लोकसभा की कार्यवाही स्मूथली चली। यानी सरकार ने अपना जो बिल था वो टेबल किया और उसके बाद इस पर कांग्रेस की तरफ से गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की और फिर इसमें अखिलेश यादव आए, फिर इसमें प्रियंका गांधी आई। उन्होंने अपने अपनी बातें रखी। मुख्य तौर पर उनका आरोप यही था कि शिक्षा मंत्री ने इतने दिनों बाद, यानी आंदोलन जब इतना पीक पर था तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, और जब आंदोलन गड़बड़ा गया
लाठीचार्ज हुई, बच्चों पर चोट लगी, तो उसके बाद इसको उन्होंने फिर उसके बाद जो है इस्तीफा दिया और सरकार की तरफ से इसको डिफेंड किया गया। सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार ने बहुत सही समय पर कदम उठाए, अगर लीकेज हुआ तो परीक्षा को रद्द किया और उसके बाद 13 लोगों को अरेस्ट भी किया, फिर री एग्जामिनेशन हुआ, रिजल्ट आए, सब कुछ स्मूथली हुआ। लेकिन उसके साथ साथ हमने इस कानून को, जो लोक परीक्षा संशोधन विधेयक है, उसको लाने का प्रस्ताव किया ताकि सजा का प्रावधान भी बढ़ सके और जो दंड है उसको भी उसमें भी बढ़ोतरी की जा सके। तो कुल मिलाकर इस पर जो है डिस्कशन चल रहा है। रोशन जी, एक जो चीज जो एफआईआर को लेकर के कही जा रही कि जो एग्रीमेंट हुआ था, हाँ जी जी मैं उस पर आ रहा हूँ जी, एग्रीमेंट की बात। ये तो हाउस की जो हाउस में सब लोगों ने यही आरोप लगाया। पप्पू यादव तो आज डंडा लेकर भी आए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जब उनका बयान आया और उन्होंने जब हम लोगों से भी बात की कि भाई वहां तो बिहार में तो कई बच्चों को बेउर जेल में रखा गया जिनकी उम्र भी कम है और उनको नहीं छोड़ा जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार ने, असम सरकार ने, बंगाल सरकार ने, इन तीनों ने ये तय किया है कि 26 तारीख तक जिन लोगों पर एफआईआर है उनको एफआईआर को वापस लिया जाएगा और बच्चों को भी छोड़ दिया जाएगा। उसमें दरअसल जो बात आ रही है, आज कल भी और आज भी अमित शाह जी ने कुछ लोगों से बात की। उनका ये कहना था कि इस आंदोलन में बहुत सारे लोग ऐसे आ गए थे, उपद्रवी आ गए थे, असामाजिक तत्व आ गए थे जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, तो इसलिए पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है। तो ये हो सकता है कि सब लोगों को छोड़ दिया जाए, लेकिन कुछ लोग जिनका फेस रिकॉग्निशन हुआ है, जो कि हैबिचुअल क्रिमिनल है, उनको शायद ना छोड़ा जाए या उनको बाद में पकड़ा जाए। पहले छोड़ दिया जाए फिर बाद में पकड़ा जाए, तो शायद उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा एक जो मोटा मोटा जो फिगर आया है वो ऐसा है कि जो पकड़े गए उसमें करीबन 2700 लोग ऐसे हैं जो हैबिचुअल क्रिमिनल हैं, उनका फेस रिकॉग्निशन हुआ है। तो इसलिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और उन लोगों को जेल भी भेजना पड़ा। लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आ गए जो कि इनोसेंट थे, जिनका लेना देना नहीं था इसका। लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के हिसाब से इन सबको लोगों को छोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो सीजेपी ने तो पहले ही इसका अनाउंसमेंट कर दिया कि वो दोबारा से आंदोलन शुरू कर देंगे। और कपिल सिब्बल ने भी कहा है, एक वकीलों का उन्होंने एक ग्रुप बनाया है कि अगर फिर भी कुछ लोगों को पकड़ा जाता है, सरकार नहीं छोड़ती है, तो हम उनको मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कि सरकार और मुझे खबर ये भी लगी है कि जब उन्होंने ये ट्वीट किया सीजेपी ने, तो उसके बाद सरकार के प्रतिनिधियों ने उसे बुला करके रिटर्न में भी दिया है कि हम सब जो है छोड़ देंगे। यानी सरकार दबाव में तो है और जो एग्रीमेंट किया गया है उसको ऑनर करने की बात कह रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज जो है जो तेजस्वी के जो भाई तेज प्रताप यादव को आज बेऊर जेल से छोड़ दिया गया, जिनको कि अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा करके आंदोलन के दौरान, चूंकि वो सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के बीच में गए थे और वहाँ पर छात्रों को संबोधित किया था उन्होंने, तो उस चार्जेस लगाकर उनको जेल के भीतर रखा था। तो आज उनको भी अभी शाम में थोड़ी देर पहले जो है बेऊर जेल से छोड़ दिया है। तो मुझे लग रहा है कि ऑनर किया जा रहा है। लेकिन एक जो मसला रोशन जी है, जो लाठीचार्ज छात्रों पर हुआ उसकी बात सब कोई कर रहे हैं, सीजेपी भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, अपोजिशन भी कर रहा है, लेकिन 200 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। 200 पुलिसकर्मी के परिवार वालों ने भी याचिका डाली है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। नहीं, दरअसल है क्या, मैं आपको बताऊं कि हमने इस पर पहले भी चर्चा की थी कि जब भी पुलिस मॉब को कंट्रोल करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में पुलिस को अभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि आपको मॉब को कैसे कंट्रोल करना है। हमने देखा कि जब पुलिस को लाठीचार्ज के आदेश दिए जाते हैं तो वो उनको ऐसा लगता है कि हम दुश्मन को मारने चल पड़े, और कितनी बुरी तरह से बेरहमी से वो पिटाई करते हैं। उसी में ही रिएक्शन में लोग फिर उन पर भी हमला करते हैं। मैं इस हमले को जायज नहीं ठहरा रहा हूं, न मैं इसका बचाव कर रहा हूं। जिन पुलिस वालों को चोट लगी है, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट में कहा है, वकीलों के ग्रुप ने जो वीडियो दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि आप इनको आइडेंटिफाई करिए, पुलिस ने भी, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उनको आइडेंटिफाई करिए। जो एक आगे सिपाही AK-47 लेके घूम रहा था, उसने गोली चलाई और एक बच्चे के गर्दन पर लगी है, उसका इलाज चल रहा है। और दिल्ली में पैलेट गन के जो निशान मिले हैं, हालांकि पुलिस पैलेट गन से भी किया, बिल्कुल ये तो बहुत ही मतलब कहिए जो बिल्कुल कौन इसे कंट्रोल कर रहा था, कहां से आदेश आ रहा था। हालांकि जो बिहार में AK-47 वाला मसला था उसमें तो कहीं से कोई आदेश नहीं आया था, उसने अपनी मर्जी से चलाया, तो सस्पेंड भी कर दिया गया है उसे। और मुझे लगता है कि उस सिपाही पे FIR भी होना चाहिए। मैं अमित शर्मा जी के पास जाऊंगा। अमित जी, क्या लगता है कि जो
समझौता हुआ था सीजेपी और सरकार के बीच में, उसको ऑनर नहीं करने की बात की थी, लेकिन अब सब चीज़ ठीक हो रहा है। क्या आप लोग संतुष्ट हैं कि हाँ ऑनर किया जा रहा है? हालांकि 140 लोग अभी भी जो है जिन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिनका फेस आइडेंटिफिकेशन जो है पुलिस के पास पहले से है, क्रिमिनल जिनके रिकॉर्ड थे, उनको अभी तक जेल के भीतर में रखा गया है। क्या आपको लगता है उनको भी छोड़ देना चाहिए? देखिए मुकेश जी, बहुत लंबी सारी लिस्ट है और इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन संक्षेप में मैं कुछ कहना चाहूंगा जी। आपने कहा डील हो गया, आपने कहा छात्राओं की जीत हो गई, आपने सारी कुछ कर दिया और सारे देश जश्न मनाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि छात्राओं के साथ न्याय मिला। छात्राओं के साथ न्याय इसलिए नहीं मिला कि देखिए आज प्रदर्शनकारी थे, आज हमारे इन सब जितने भी हम आज डिबेट में बैठे हुए लोग हैं, हमारे परिवार में से कोई एक बच्चा नहीं होगा जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की हो शिक्षा के ऊपर और लास्ट में जाकर के एग्जाम के टाइम उसका सारा किए पर पानी फेर गया, सारी तैयारी उसकी धड़ी की धड़ी रह गई, वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया, डिप्रेशन में छात्रा आ गए और कई करोड़ बच्चे आ गए। अगर छात्रा जाता है और आंदोलन करता है, आंदोलन करते समय अगर हमारा परिवार का एक बच्चा तैयारी कर रहा हो और उसको आंदोलन में जाना हो और वो नीट का पेपर लीक हो गया और हम उसके समर्थन में जाते हैं, उसके पेरेंट्स, उसके पड़ोसी, उसका देश के लोग, राज्य के लोग, जिले के लोग अगर जंतर मंतर जाके प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं, तो क्या हम उग्रवादी है? क्या हम टेररिज्म है? इस तरीके से बदसलूकी उसकी बात तो नहीं हो रही, लेकिन जो सही में टेररिस्ट है, जो सही में अपराधी है, जो फेस आइडेंटिफिकेशन किसका होता है मित जी, जिसका पुलिस रिकॉर्ड होता है पहले, देखिए जो चार्ज सीटेड है पहले, देखिए फेस रिकॉग्निशन अगर आप हमारा अगर आप करें, आपका करें, तो हमारा और आपका नहीं आएगा, क्योंकि हमारा पहले से आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं है। लेकिन जिनका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से है वो फेस रिकॉग्निशन में आते हैं, तो क्या उनको छोड़ देना चाहिए? देखिए सरकार को निष्पक्षता के साथ जांच करनी चाहिए। अगर हमारे छात्र के बीच में अगर कोई देशद्रोही और उग्रवादी आ गए और उग्र फैलाने की कोशिश किया, उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए, इसकी मैं भी मांग करता हूँ, क्योंकि हमारे देश के भविष्य थे और हम लड़ रहे थे, शांतिपूर्ण लड़ने गए थे, शांतिपूर्ण घेराव करने गए थे और माहौल को बिगाड़ा गया, तो इसमें कहीं ना कहीं गलतियां दोनों पक्ष से हुई है। लेकिन हमारे आड़ में तो वो थे, छात्रा के आड़ में तो वो थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशासन थे और प्रशासन के आड़ में जो सिविल यूनिफॉर्म में आकर के लाठी डंडे बरसाने का काम कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिफाई नहीं होनी चाहिए, उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। वो नहीं, तो आपके पास भी सीजेपी ने तो कहा है ना कि हमारे पास भी फुटेज है, हमारे पास भी वीडियोस हैं, तो वो वीडियो ला करके दिखाएं, वो आइडेंटिफिकेशन तो सबके पास है। और कोर्ट ने भी कहा है कि सारे वीडियो जितने भी डिजिटल प्रूफ है उसको आप बचा संभाल के रखिए, बाद में उसको सार्वजनिक करने से मना किया है, लेकिन संभाल के रखने के लिए कहा है। मैं आऊँगा आपके पास, हमारे साथ जो रुपेंद्र कुमार जी हैं बीजेपी के नेता, उनके पास आऊँगा। रुपेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं दबाव में आ गई है? पार्लियामेंट के भीतर भी जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, और पहले अगर आपको छोड़ना ही था तो फिर लोगों को आपने अंदर क्यों किया? खासतौर पे नाबालिग बच्चों को बिहार में जो जिस तरीके से भीतर किया गया, 40 घंटे के बाद आपने मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया, तो ये तो कहिए जो सामान्य जो अधिकार है नागरिक का, उसका हनन किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। हमारे 140 करोड़ जनता को जय श्री राम, भारत माता की जय जी। देखिए मुकेश जी, मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये नीट की परीक्षा से ना फायदा उठाया है राजनीतिक पार्टियों ने। ये 100% आपको ये पता होना चाहिए। आप बहुत बड़े, आपकी आवाज ना जाने कितने चैनलों पे आप बच्चे, आपका हमारा बच्चा क्या, आप दिल से बताइए। अब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, लेकिन बीच में फ्रीज हो रही है आपके पास। मैं कहूँगा मेरी आवाज आ रही है मुकेश जी? नहीं, आप गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहूँगा एक बार आवाज़ ठीक करें। तब तक मैं पूर्व डीसीपी जो हमारे साथ एलन राव साहब जुड़े हुए हैं उनके पास आऊँगा। एलन राव साहब, अभी जो चर्चा हो रही है पार्लियामेंट में, जो बाहर सड़कों पे या टेलीविज़न स्क्रीन पे जो चर्चा हो रही है कि छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया और उनको डिटेन किया गया, इलीगल डिटेन किया गया, समझौता के बाद भी उन्हें जेल भेजा गया, उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन जो 200 पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। हालांकि उनके परिवार वालों ने जो है वो अपना पिटीशन दिया है वहाँ पे, लेकिन उनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा, उनकी बात कोई नहीं कर रहा। क्या आपको लगता है कि
जो कर रहे हैं उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। और एक जो रोशन जी ने जो बात कही कि हमारी जो पुलिस है वो लाठीचार्ज करने का आदेश आने के बाद से इस तरीके से टूट पड़ती है प्रदर्शनकारियों पर, जैसे वो किसी दुश्मन से और पाकिस्तानियों पे हमला कर रहे हो। तो क्या एक जो एसओपी जो होना चाहिए, जिस एसओपी का पालन किया जाना चाहिए पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज के दौरान, क्या हमारी पुलिस उतनी ट्रेंड नहीं है? क्या उनको उतनी प्रशिक्षित नहीं है कि उनको लाठीचार्ज के दौरान कब कहाँ किस तरीके से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो एसओपी या तो उन्हें पता नहीं या तो उनका पालन नहीं कर रहे? राव साहब आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्कार मुकेश जी, आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार, को-पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हुआ है 20 तारीख के बाद दिल्ली में और बाद में कई स्टेट्स में भी हुआ है, मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कहूंगा कि ये छात्रों का एक आंदोलन था जिसको बाद में हाईजैक कर लिया गया। जहां तक आपने बताया पुलिस ऑफिसर्स भी इंजर्ड हुए, ये मैं आपको रोशन जी की बात को ही बताता हूँ कि ये ठीक कहते हैं कि इस प्रकार से पुलिस वाले ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया, बहुत ज्यादा मारपीट की, बता रहे हैं जैसे कि, और टीवी में भी कहीं न कहीं नजर आ रहा है। एक बात बड़ा स्पष्ट है कि जब पुलिस ऑफिसर्स भी ग्राउंड पर आते हैं ड्यूटी करने के लिए, उनका भी अपना एक वो मानवाधिकार उनका भी है, वो भी मानव है ना, तो ये तो है नहीं सुपर पावर है, वो भी हम में से आपस में है। और जो बच्चे जो प्रदर्शन करने आए वो भी हमारे कहीं बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो कहीं और के हैं और हम कहीं और के हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि उन बच्चों की भीड़ में कौन से ऐसे अराजक तत्व, जैसे आप भी बता रहे हो, फेस रिकॉग्निशन के बाद करीब 3000 लोगों को अभी दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है, इनका प्रीवियस रिकॉर्ड है। तो उन लोगों को बीच में आने के बाद उन्होंने छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को एक प्रकार से उग्र प्रदर्शन कर दिया। और जब वहां पर अगर पत्थर वत्थर होने आते हैं तो वो वहां पर जब दोनों का टकराव हो गया, इस वजह से वहां पुलिस वालों को भी अपने आत्मरक्षा में उनको कुछ जवाब देना पड़ा। लेकिन जैसा प्रशिक्षण की बात कर रहे हो कि ट्रेनिंग में पूरा प्रशिक्षण होता है, थ्योरेटिकल बात अलग होती है, ग्राउंड पर प्रैक्टिकल बात अलग होती है, मैं आपको सही बता देता हूँ, और ये सभी लोग मानेंगे इस बात को। जो एसओपी है, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए है, वो बिल्कुल स्पष्ट है और सभी पुलिस अफसर्स को बताया भी जाता है और उनको मालूम भी होता है। वो क्या है कि अगर भीड़ कोई उग्र भीड़ हो गई है, उसको पहले उसको डिक्लेयर करते हैं अनलॉफुल असेंबली, यानी कि वो गैर कानूनी असेंबली है, उसको डिक्लेयर करने के लिए उनको अनाउंसमेंट किया जाता है। एसओपी का पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, अनाउंस किया जाता है कि आप गैर कानूनी असेंबली है, आप डिस्पर्स हो जाइए। नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद दूसरा उसका पास हमारे पास हथियार है कि वो आंसू गैस छोड़ेंगे या जो वाटर कैनन से पानी का छिड़काव करेंगे ताकि वहां से चले जाएं। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर हल्का लाठीचार्ज करने का प्रावधान है कि हल्का लाठीचार्ज करेंगे, जो कि टांगों के नीचे किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये सब करते करते वो पथराव हो गया शुरू, और पुलिस वालों पर जब पत्थर गिरने लगते हैं तो पुलिस वालों को भी अपनी जान प्यारी है ना, वो भी बिल्कुल यही बात आज कोर्ट में भी इस बात को सीजेआई ने भी कहा कि जो सुरक्षा के जो उपकरण इनके पुलिस को अपनाने चाहिए था, जो उनके पास होने चाहिए थे, वो उपकरण भी पुलिस के भी पास नहीं थे। और जो आपने कहा कि आंसू गैस या पैलेट गन जो है, जो मैं कल सुन रहा था, जो विक्रम सिंह जी जो है पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे थे कि पुलिस के पास जो आंसू गैस के गोले थे, जो पैलेट गन थे, वो भी पुराने थे, वो उतने इफेक्टिव नहीं थे, इसलिए ये सारा चीज़ हुआ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खामियां पुलिस के एक्शन में भी दिखी, जिसकी वजह से पुलिस को बर्बर होना पड़ा। और पुलिस को लाठीचार्ज के अलावा, बर्बर लाठीचार्ज के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। और पूरा एसओपी जो है जिन लोगों को वहाँ पे लगाना था, क्योंकि पहले दिन तो 20 तारीख का ऐलान तो काफ़ी पहले कर दिया गया था, तो पुलिस को जिस हिसाब से तैयार होना चाहिए था, पुलिस उस हिसाब से तैयार नहीं थी। मैं एक बार संदीप जी के पास जाना चाहूँगा। संदीप जी, दो चीज़ें हैं, एक तो पुलिस तैयार नहीं थी या नहीं थी इस बात की बात अलग है, लेकिन जैसा कि राव साहब ने कहा कि पुलिस भी मानव है, उनके भी अपने मानवाधिकार है, ठीक है, उनका भी मानवाधिकार है। क्या आपको लगता है कि पुलिस जो है जिस तरीके से तैयार होना चाहिए था उस तरीके से तैयार नहीं थी? फिर भी अगर उनके साथ कोई हादसा होता है या उन पर जाती होती, वो भी घायल होते हैं, तो उनके नागरिक अधिकार का भी सम्मान करना चाहिए और कोर्ट को उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए।
देखिए मुकेश जी, डीसीपी साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है एक सवाल उठा रहे हैं कि सिविल यूनिफॉर्म में कुछ लोग आए थे। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा राव साहब से कि क्या पुलिस मैनुअल ऐसा कहता है कि जब कहीं पुलिस पर लाठी पथराव हो रहा हो और पीछे से कोई पुलिस का व्यक्ति सहयोग करने आना चाहता है या आया है, तो उसके लिए पहले इंपॉर्टेंट है कि वो यूनिफॉर्म पहनेगा, बेल्ट लगाएगा, जूते पहनेगा, तब आकर के पुलिस को सपोर्ट करेगा, कि इमीडिएट पुलिस को सपोर्ट करने के पहुंच सकता है? क्या ऐसा कोई मैनुअल कहता है? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। मैं प्रकाश डालता हूं, बिल्कुल डालता हूं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन इसमें एक साफ बता देता हूं कि जो वर्दी पहने वाली पुलिस है वो तो वायलेंस को रोकने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए होती है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ इंटेलिजेंस कलेक्ट करने वाले जो आदमी होते हैं वह प्लेन क्लोथ में होते हैं, जिसको स्पेशल ब्रांच के लोग कहते हैं। वो हर एक जगह होते हैं कि स्पेशल ब्रांच में जो खबर, अंदर की खबर क्या हो रही है वो आगे कंट्रोल रूम को बताते हैं। उसी हिसाब से फिर वो एनालिसिस किया जाता है कि अब सिचुएशन क्या है, क्योंकि जो वर्दी वाले हैं उनको खबर नहीं मिल सकती, लेकिन जो प्लेन क्लोथ्स में होते हैं वो जैसे उनके साथ में मिलते हैं, उनसे पूरी खबर मिलती है कि अब अंदर इनका क्या मूवमेंट क्या है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या कितना इनका प्रयोग बल होगा, तो वो खबर अपने सोर्सेज से फिर वो आगे पुलिस ऑफिसर्स के, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एलिगेशन ये लगाए जा रहा है कि उनके पास डंडे थे, उनके पास कीलों के लगे डंडे थे, वो वाले पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकते। वो प्लेन क्लोथ में वो उपद्रवी बिल्कुल, थे। किलो वाले पे तो मैं भी विश्वास नहीं करता। ये किलो वाले तो ये जो शरारती तत्व होते हैं, जो आपराधिक तत्व होते हैं, वो मैं भी विश्वास नहीं करता। कील लगे डंडे मैं कभी नहीं मान सकता। जी संदीप जी, डंडे वाले आदमी प्लेन क्लोथ में थे, वो पुलिस वाले हो नहीं सकते, नहीं थे वो, बिल्कुल। जी संदीप जी, वही हो सकते हैं जो कि प्लेन क्लोथ में इंटेलिजेंस के लोग हैं, जो अपनी खुफिया खबर वहां से इकट्ठी करके सीनियर ऑफिसर्स को देते हैं, वो जी जी संदीप जी। तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से यही कहना चाहता हूं, अगर पुलिस वाले वो नहीं थे, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस जांच के लिए जब तैयार है, तो आप इस चीज के लिए क्यों नहीं तैयार हैं भाई, कि जो लोग छात्र नहीं है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए? आखिर आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 101 जो है उसमें मर्डर के चार्जेस वाले थे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्यवाही होगी जिनका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आपको उसमें क्या दिक्कत है? आप अपराधियों को बचाना क्यों चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दें। इससे छात्रों का क्या हित करेंगे, जिसमें आप हत्या के आरोपियों को, पॉक्सो एक्ट के आरोपियों को, या फिर दंगे के आरोपियों को जो है चाहते हैं कि उनको जो है संरक्षण मिले? इस तरह का थोड़ा स्पष्ट करें, इस पे प्रकाश डालें। बिल मैं अमित जी से पहले जो जी ठीक है, अमित जी पहले बोलिए। जो अरेस्टिंग हुई आज पटना के अंदर से दिल्ली के अंदर जो भी अरेस्टिंग हुई, उसमें छात्र भी, उसमें 16 साल से कम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसमें आतंकवादी नहीं होंगे, उसमें 100 मर्डर नहीं किए होंगे। 16 साल का लड़का 100 मर्डर नहीं कर सकता। दूसरी बात अमित शर्मा जी वो तो बोल ही नहीं रहे, वो तो छात्र है उसके लिए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, दूसरी बात नहीं है भाई। जो भी नहीं, मैंने दूसरी बात कही थी कि निष्पक्षता के साथ है, तो उसके लिए आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके लिए सपोर्ट में क्यों आ रहे हो, ये चीज बताओ ना, इस पे स्पष्ट करो। नहीं संदीप जी, मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने पहले ही बोला था कि निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। जो उग्रवादी हमारे बीच में घुसे हुए थे, छात्रा के बीच में घुसे हुए थे, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और जो बिना नेम प्लेट लगाए पुलिस वाले थे, जो बिना यूनिफॉर्म के पुलिस वाले थे, जो मुंह में रुमाल बांध करके पुलिस वाले थे, ये कौन से नहीं बोले, तो वैसे पुलिस वाले तो होते हैं, वो एसओपी के अंतर्गत आता है। जी अभी राव साहब ने क्लियर किया कि कुछ लोग इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए विदाउट यूनिफॉर्म होते हैं इस तरह के एजिटेशन में, क्योंकि उसमें आप ही कह रहे हैं कि अगर उसमें आपराधिक किस्म के लोग हैं, अगर उसमें आतंकवादी किस्म के लोग हैं, तो उनको कौन आइडेंटिफाई करेगा? जो यूनिफॉर्म में है वो किसी के पास बैच नहीं है। जो यूनिफॉर्म पहने हुए थे उसमें किसी का बैच नहीं था। उसमें मतलब ये देखिए क्या हुआ था, शांतिपूर्ण तरीके से घेराव करने जा रहे थे, वहां लाठीचार्ज पुलिस ने पहले कर दिया क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर मिल गया। और लाठीचार्ज बचाव में तो आदमी भागम पीड़ करेगा, तो वही काम हुआ था। लेकिन आप उग्रवादी बना दोगे। हम गए उपद्रवी बनाए, पेरेंट्स गया उसको उपद्रवी बना दिए, जिसके बेटे का पूरे लाइफ का कैरियर खराब हो रहा है और उसके पिताजी जाकर के जंतर मंतर पे पिटा रहा है, उसके भाई बहन जंतर मंतर पे पिटा रहे हैं। ये आपका कौन सा न्याय है? ये भारतीय जनता पार्टी कौन सा न्याय के ऊपर घुस गई? आपके पास देखिए, सबसे पहली बात, आपने पहली गलती मानी नहीं। इतना हंगामा होना ही नहीं था। जब धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना ही था, तो इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं। ठीक, जंतर मंतर पे जो लाठीचार्ज हुआ, जो प्रदर्शन हुआ था, उसमें बहुत तरीके के सवाल उठ रहे हैं। कुछ सरकार पे उठ रहे हैं,
कुछ सरकार उठा रही है, कुछ विपक्षी पार्टी उठा रहे हैं। मैं एक बार फिर से जाऊंगा शर्मा जी के पास, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अमित शर्मा जी। अमित शर्मा जी अपनी बात पूरी करें, फिर मैं रोशन जी के पास जाऊंगा। एक बार सत्येंद्र रुपेंद्र दुबे जी की आवाज़ अगर ठीक हो गई हो तो बता दें, तो मैं उनके पास भी जाऊँगा। जी देखिए, इन्होंने कहा फायदा उठा रहे थे लोग, पॉलिटिकल पार्टियां, विपक्षी पार्टियां फायदा उठा रहे। आपने दो बात करनी थी। अभी आपने कहा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन को जो जंतर मंतर पे हुआ उसको हाईजेक कर लिया गया, छात्राओं से अपने कवर में कर दिया गया। जब तक अनशन छात्रा के हित में थी, छात्रा कर रहे थे, बैठे हुए थे शांतिपूर्वक, तब तक सरकार के कान में आवाज नहीं है। और जब उसको हाईजेक कर लिया जाता है तो सरकार के कान बजती है। सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से उठा करके उनको कैद कर दिया गया। उनके पास उनकी इंटरव्यू आप देखिए, रो रहे थे सोनम वांगचुक जी कि हमारे साथ जब बात कर रहे भाई, कोर्ट के आदेश पे किया गया था, कभी रो नहीं रहे थे वो। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मुझे मेदांता शिफ्ट कर दिया, जब मेदांता कर दिया गया शिफ्ट उनको, आप लोग तो जान लेने पे तुले हुए थे उनके। नहीं, छात्रा का आंदोलन था, आपको उनको छात्रा का आंदोलन शुरू से। अब सर आप छात्रा बोल रहे हैं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये छात्रों का आंदोलन था, छात्रा का केवल नहीं था, इसमें छात्र छात्राएं दोनों थी। जी अब बोलिए। ठीक है, छात्रों का था। उसमें वांगचुक जी को आप अनशन तुड़वा रहे हो, उनकी टर्म एंड कंडीशन मान रहे हो, अकेले जाकर के हॉस्पिटल में उनको फास्टिंग तुड़वा रहे हो। और आप छात्रा, उसमें से कौन थे जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए? एक भी जिम्मेदार नागरिक होगा जब वो सोनम वांगचुक। मतलब आप सोनम वांगचुक को ये कह रहे हैं कि वो धरना तोड़ के गलत किया? उन्होंने गलत नहीं किया, तो जिस तरीके से तुड़वाया गया। क्यों तुड़वाया गया भाई? उन्होंने जो शर्त रखी थी, क्या शर्त किसी के दबाव में रखी थी? उन्होंने जो शर्त रखी वो शर्त मान लिया, तोड़ दिया उन्होंने। मान लिया गया तो उसको जंतर मंतर पर आकर के उनको भाई, तो आपके हिसाब से स्टेज सजा के सब चीज थोड़ी होगा। अरे नाटक आप करेंगे कि सरकार भी नाटक करेगी आपके साथ? अब तो गजब बात करें, नाटक आप कीजिए ना, सरकार क्यों नाटक करेगी आपके साथ? आप अपने हिसाब से नाटक करना चाहते हैं तो इस तरीके से करना चाहिए था, उसको लाइव दिखाना चाहिए था, ले आकर के जंतर मंतर पे रखना चाहिए था। ये ऐसा थोड़ी होता है हॉस्पिटल में। अरे आप लोग तो उनकी जान लेना चाह रहे थे। बहुत सारी चीजें हैं जो आएंगी बाद में, जो आप लोग के लिए। रुपेंद्र जी के पास वापस आऊंगा। रुपेंद्र जी जो बात कहना चाहते हैं, आप बात अपनी पहले पूरी कीजिए, उसके बाद देखिए बहुत सारे इल्जाम है बीजेपी पे कि भाई FIR होने के बाद भी जो शर्त, जो आपने समझौता किया, समझौते को आप ऑनर नहीं कर रहे। दुबे जी देखिए, हुआ क्या है, ये पहले छात्रों का आंदोलन था। होता क्या है कि हमारा बेटा जब उग्र हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? उसको पूजा नहीं करेंगे मुकेश जी। आपके अगर स्टूडियो के बाहर 10 लोग आ जाएंगे लाठी डंडा लेके, तो आप क्या करेंगे? अपने आप को सेव करेंगे ना। पहले ये छात्रों का आंदोलन था, उसके बाद इसमें राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हुई। राजनीतिक पार्टियां जब इन्वॉल्व हुई तो जैसे पहले कांग्रेस के शासनकाल में होता था कि अगर कोई दंगा, कोई ऐसा फसाद होता है तो उसको छोड़ दो, क्लीन चिट दे दो। अब वही ये लोग चाहते हैं कि फिर जो छात्रों ने, ये पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर मार पिटाई किया, उसको चिन्हित करके अगर कार्रवाई किया जाए, तो इन सबकी मानसिकता विपक्ष की है कि नहीं साहब, उनको क्लीन चिट दे दो कि जैसे फ्यूचर में फिर ये लोग दंगा करें। और वही साहब अब नहीं हो पाएगा। अब क्लीन चिट इनको नहीं मिल पाएगा। देश की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें इसमें उपरदयी लोग गए हैं, जो दंगा फसाद करवाए हैं, उनको चिन्हित करके बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये देश और सुन लें। और साहब, हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि नीट की परीक्षा में, ठीक है इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग लिया, थोड़ा सा पंजाब में भी चले जाए साहब, वहां पे भी इस्तीफा मांग रहे हैं। फार्मेसी जो पेपर लीक हुआ है उस पे ये लोग क्यों नहीं बोलते? लीक तो नहीं हुआ था रुपेंद्र जी, वहाँ लीक नहीं हुआ था। आप लोग गलत जानकारी देते हैं। वहाँ लीक नहीं हुआ था, वहाँ अनियमितता की कुछ खबर आई थी, जिसको कोर्ट ने भी माना। कोर्ट में गए तो कोर्ट ने भी उसे लीक नहीं माना, तो वो चीज़ें तो है वो खत्म हो गई। लेकिन अभी झारखंड में हो गया। झारखंड में जो JPSSC है उस पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं लोग वहाँ पे। उसके बाद कर्नाटक में हो गया। तो सभी स्टेट में है, और स्टेट वाइज जो है इनको चीज़ें देखनी चाहिए। हर एक राज्य में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। मैं मुकेश जी पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, क्या झारखंड में मेरे साथ चलेंगे धरना प्रदर्शन के लिए? वहां पे शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे? ठीक है। कर्नाटक में हुआ है पेपर लीक, क्या वहां चलेंगे, इस्तीफा मांगेंगे? ठीक है। मैं एक बार मैं रोशन जी के पास जाना चाहूँगा। रोशन जी मैं एक बार आपके पास आना चाहूँगा। अभी जिस तरीके से जंतर मंतर पे ये सारा चीज़ हुआ, इसका असर जो है पूरे देश दुनिया पे हो रहा है। और एक जो अभी फतेहपुर उत्तर प्रदेश से एक खबर आई है हमारे पास कि उसमें जो अल्फा जेन है,
जेन अल्फा जिसको कहते हैं, उन लोगों ने अपने स्कूल और इंटर कॉलेज में इतना ज़्यादा वहाँ अव्यवस्था थी, वहाँ पर पानी पीने को नहीं था, पंखा नहीं था और शौचालय की व्यवस्था सही नहीं थी, साफ़ सफाई नहीं थी। उसके खिलाफ उन्होंने ज़बरदस्त आंदोलन कर दिया और एक दिन के भीतर ही प्रशासन ने आकर के उनकी सारी मांगें मान ली और अब जो है वो उनको सारी चीज़ें मिल गई है। क्या इस आंदोलन ने एक ट्रेंड शुरू किया है कि अपनी मांगें जो है आप आंदोलन के रूप में सामने में रखो, सरकार को मजबूर करो और सरकार मानने को तैयार हो जाएगी? मुकेश जी, मैं आपको सही बताऊं, मेरे मन में इतनी खुशी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि असल में हम आजाद अब हुए हैं। अभी तक हम 75 साल तक हम ऐसे घूम रहे थे, मतलब कहने के लिए आजाद थे, लेकिन आप देखिए ये जो जज का आंदोलन हुआ, इन्होंने बताया कि भाई जो अभी राव साहब कह रहे थे कि पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, हल्का फुल्का लाठीचार्ज, पांव के नीचे लाठीचार्ज, उनको राव साहब ने जरूर वो वीडियो देखे होंगे कि कैसे पुलिस वाले उनको ऐसे कूट रहे हैं कि जैसे जानवर, मतलब मरे हुए जानवर हो। और एक लड़की के बैक में जिस तरह से उसने डंडा मारा, वो एक पुलिस वाले ने, आपने वो भी देखा होगा, बिल्कुल, और थप्पड़ मारा। आप सोचे कि डीसीपी लेवल के ऑफिसर ने, आईपीएस ने जो है थप्पड़ मारा, वो उनको सस्पेंड कर दिया गया है। असल में क्या है कि जो मैंने कहा कि ट्रेनिंग नहीं दी जाती प्रॉपर, पुलिस को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि अब आप अंग्रेजों की पुलिस नहीं हो, अब आप आजाद भारत की पुलिस हो। तो ये जो जनजी का आंदोलन हुआ, इसने जरूर सिखाया। और उन पुलिस वालों ने, मैं देख रहा था कि जब वो 20 जुलाई के बाद लाठीचार्ज हुआ तो उन लोगों को रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलती की, उन्होंने बच्चों को भाग बेरहमी से मारा। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे थे वो, 16, 17, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के बच्चों को कूट रहे हैं आप इतनी बेरहमी से। एक लड़के को आप 4-4 पुलिस वाले मार रहे हैं डंडों से। तो मुझे लगता है कि इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है। और दूसरी जो आपने अल्फा की बात की है, ये अल्फा जेन जी से भी एडवांस है। ये किसी की नहीं सुन रहा है। अभी जेन जी नहीं सुन रहा है तो अल्फा बिल्कुल नहीं सुनेगा। अपने अधिकारों के प्रति उनका क्या होना चाहिए वो बिल्कुल उनको रिटर्न में चाहिए कि भाई मेरा अधिकार क्या है। जो सरकारी स्कूलों में जो स्थिति है, आप देख रहे हैं कि स्कूल किस तरह से सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, वहां कोई फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट तक नहीं है, तो इसलिए लोग प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल में पैसा ले रहे हैं लेकिन वहां जो फैसिलिटी नहीं है, उसलिए ये पहला शुरुआत हो गई है। तो सरकारों को, जो भी सरकार, मतलब सरकार कोई एक नहीं है, जब भी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती है, जो भी सरकार में आएंगी, हमारे देश में जो 28 राज्य हैं, कहीं ना कहीं आएंगी, कोई ना कोई पार्टी आ जाएगी। नहीं, आपकी सब बात सिरोधारी है, लेकिन आपने कहा कि अब हम आजाद हुए हैं। मुझे लगता है कि इतना बड़ा आकलन नहीं करना चाहिए कि आप 70 साल के बाद आप आजाद हुए हैं क्योंकि जेनजी का आंदोलन हो गया। हमारे देश में इससे पहले भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। मैं जेपी के आंदोलन को कहूंगा, जब जेपी का आंदोलन हुआ था, मैं आपको बताता हूं, इमरजेंसी के खिलाफ जी बिल हुआ था, ये सब हुआ, लेकिन उसके बाद देखिए कि उनका क्या हुआ। देखिए कितने हमारे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे वो जेल में, आज भी जेल में, उस इमरजेंसी के दौरान भी जेल में थे। इंदिरा गांधी ने कितना अत्याचार पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे किया था, जिन लोगों ने उसमें 21 महीने लोग जेल में रहे, बिना मतलब जेल में रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो है लोगों को लग रहा है कि हम आजाद हो गए, क्योंकि ये पीढ़ी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके बाद भी जो आज आप कह रहे हैं ना, तो वो जब इमरजेंसी खत्म हुई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय भी लोगों ने कहा था कि लगता है कि अब हम आजाद हुए हैं। आज आप इस छोटे, मैं इस आंदोलन को कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं मानता, लेकिन एक चीज बताऊंगा, जेनजी ने अपनी बात मनवा ली। अब ये जेनजी के लिए अच्छा है कि लोग उसे अब गंभीरता से लेंगे। संदीप जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप जी, क्या आपको लगता है जो रोशन गौर जी कह रहे हैं, रोशन गौर जी की बात से आप सहमत हैं? देखिए, मैं तो कहूंगा कि अधिकार की बात नहीं चलेगी, कर्तव्य भी आपके हैं, कुछ ड्यूटी भी है देश और समाज के प्रति। और आप हमेशा केवल अधिकार की बात करेंगे, भाई ये तो फिर वही आर्गुमेंट हो गया कि कश्मीर के लड़के भटके हुए नौजवान थे। भटके हुए नौजवान बन के आप पुलिस का सर फोड़ेंगे और पुलिस को कहा जाएगा पुलिस संविधान की किताब पढ़े। पुलिस गिने कि 3 लाठी मार चुके, अब चौथी मारने की हमें परमिशन नहीं, हमारी एसओपी नहीं कहती है। आखिर जब रैपिड एक्शन फोर्स वाले जवान को भीड़ ने घेर लिया, उसका हेलमेट सर से निकल गया, मंच से आंदोलनकारी कह रहे हैं कि मत मारो मत मारो, उसके बाद भी भीड़ मार रही है, तो उसके मरने के लिए छोड़ दिया जाए कि भाई एसओपी में हमारे 3 लाठी से चौथी चलाने की परमिशन नहीं है, हमारा जवान भले साथ ही मर जाए। आप यही चाहते हैं, आपका संविधान यही कहता है, आपका अधिकार यही है भाई, तो दस्तखत करवा लीजिए पुलिस वालों से भी कि तुम्हें मरने का भी एक राइट है, तुमको मरना रहेगा लेकिन मारना नहीं रहेगा। भाई लाठी उठी देते ही क्यों, फिर लाठी भी मत दो, चले जाने दो पिटने के लिए।
भाई आखिर हमारे पुलिस की असफलता यही है ना कि सदन के अंदर आंदोलनकारी नहीं घुस पाए, प्रधानमंत्री आवास के अंदर नहीं घुस पाए। तो जिस चीज के लिए क्रेडिट मिलना चाहिए पुलिस को, उस चीज के लिए पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जाए, सिर्फ इसलिए कि पुलिस के किसी एक जवान की लाठी कहीं दूसरी जगह लगी या किसी बालिका की गलत जगह लगी। भाई वो गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए, सब चीज होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हिंसा का प्रयोग किया और जेनजी को इस तरह से क्लीन चिट दिया जा रहा है, आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस टाइप ऑफ आर्गुमेंट। भाई आप कर्तव्य भी आपका देश समाज के प्रति है, अगर कोई अव्यवस्था फैलाएंगे तो पुलिस की प्रतिक्रिया होगी। नहीं, मैं थोड़ा इसमें एक चीज मैं भी कहना चाहता हूँ कि जो जेनजी जिनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जिनका उनको तो मैं भी कहता हूँ कि उनको छोड़ देना चाहिए। वो अगर अपने अधिकारों के लिए आए थे, नहीं भाई बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, लेकिन जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है उनको किसी भी तरीके से कोई बचाना नहीं चाहिए। मैं अमित जी के पास आऊँगा। अमित जी, ये तो आपके साथ, आपके यहाँ, आप लोगों ने जब यहाँ पर जंतर मंतर पर 2011 में धरना दिया था, तो आपके आंदोलन में भी बहुत सारे ऐसे लोग घुस गए थे। तो आप लोग कह रहे थे, आप लोग उस समय, मुझे याद है कि उसमें कह रहे थे कि बहुत सारे जो असामाजिक तत्व वो आंदोलन में घुस गए हमारे, और हमारे आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। तो वो उस तरीके के तत्व तो आज भी समाज में है, वो हर एक जगह घुस जा रहे हैं। तो उन लोगों को डिफेंड करने के पीछे आप लोगों की वजह क्या है? क्यों डिफेंड करते हैं उनको? देखिए, ट्रक से भर के पत्थर आ जाता है, वहां जहां पे अनशन हो रहा है वहां तक ट्रक पहुंच जाती है। इस ट्रक को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? और सबसे बड़ी बात मुकेश जी, बहुत सारी बातें हैं जो चर्चा पे बैठेंगे तो बहुत सारी चर्चाएं हो जाएगी। सबसे बड़ा बात कि अभी तक छात्रों को मिला क्या, इनको क्या बेनिफिट्स हुआ। और इस चीज पे देखिए, जब एजुकेशन को व्यापार बना लीजिएगा, बिजनेस बना लीजिएगा, तो देश में हमेशा ऐसा ही पेपर लीक होता रहेगा और ऐसा ही आंदोलन होता रहेगा। छात्रों को क्या मिला? आप जो अमित कह रहे, छात्रों को क्या मिला? वो जो मांग रहे थे उनको दिया गया। उनका जो आंदोलन था, अधूरा है। देश में शिक्षा को व्यापार से अलग कर दीजिए और शिक्षा को सरकार अपने अंडर अगर लेकर के चलाती है, स्वास्थ्य और शिक्षा पे अगर काम करती है, तो हमें लग रहा है कि देश तो शिक्षा अभी किसके अंडर में है? शिक्षा अभी किसके अंडर में? शिक्षा तो सरकार के ही अंडर में, सरकार के अंडर में है। लेकिन सरकारी स्कूलों में क्या व्यवस्था है? आप हमेशा, सारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं और जो सरकारी में पढ़ रहे हैं वो अपने आप को कोई अचीवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं दी जा रही है। फिर वही उपद्रवी बनेंगे, वही चोर बनेंगे, वही बदमाश बनेंगे, वही गोली चलाएंगे। ये सारा काम कौन करता है? ग्रामीण। ठीक है, आपकी चिंता वाजिब है, आपकी चिंता वाजिब है। दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 12 साल से, देखिए दुबे जी अब कह देंगे, 12 साल से निरंतर सरकार चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की है। देश के अंदर नहीं, तो ये सारे सरकारी स्कूल ये 12 साल के बाद थोड़ी बने, ये तो सारे 50 साल पुराने, 70 साल पुराने सारे स्कूल हैं। तो उसमें से कौन सा? लेकिन 10 साल तो दिल्ली में आप ही थे भाई, 10 साल तो दिल्ली में आप ही थे, आप अपना ही रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं क्या? मेरी बात सुनिए, 10 साल तो दिल्ली को आप ही ने चलाया है। तैयार हुई है, जेनजी तो आपके सामने ही तैयार हुई है ना 10 साल में। अब नहीं सुनिएगा ना आप। आजाद भारत अगर 2014 में हुआ तो आजादी के प्रारंभ वहीं से कर देते, शिक्षा पे भी कर देते, शिक्षा एजुकेशन ठीक कर देते। आपने केजरीवाल सरकार को मतलब आप मान रहे हैं कि 10 साल में केजरीवाल शिक्षा में कोई सुधार नहीं कर पाए। देखिए, 2014 में लोगों को कांग्रेस से आजादी मिली। 2014 में लोगों को कांग्रेस की सरकार से आजादी मिली थी, देश को आजादी नहीं मिली थी। मिल गई, ठीक है, दुबे मान लेता हूं इस बात को। दुबे जी, ठीक है, चलिए। बीजेपी वाले बहुत देर से बैठे हुए, उनका ऑडियो नहीं आ रहा था। एक मिनट मुकेश जी सुन, कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का क्या प्राथमिकता है कि जो स्कूल 100 स्कूल कांग्रेस ने जो खोला हुआ था उसको आप बंद कर दो, ये तुम्हारी आजादी हो जाएगी, अब सब प्राइवेट में पढ़ाओ, कितने पैसे कहां मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप सुनिए पहले। ठीक है, दुबे जी जवाब दे रहे हैं। चलिए दुबे जी जवाब दीजिए। मुकेश जी, ये 10 साल सरकार में थे, 10 साल एवं ये कह रहे थे हम शिक्षा में क्रांति लाए थे। साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब आप क्रांति लाए थे तो आपके कितने विधायक, कितने एमपी के लड़के जाते थे और वो आप जो है घोषित कर देते और तब शिक्षा क्रांति होती। आप गरीब के बच्चों को पढ़ाओगे, आप जो है नॉर्मल स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, अपने बच्चों को डीपीएस में और जीडी गोनिका में पढ़ाओगे और बोलोगे शिक्षा क्रांति आ रही है। साहब, आप एग्जाम्पल सेट क्यों नहीं किए? तो स्कूल बंद कर देनी चाहिए, शिक्षा प्रधानमंत्री माननीय बहादुर शास्त्री जी ने सेट किया था जब अपने बच्चे के रिजल्ट के लिए गए थे। मिश्रा जी, मैं क्या कहता हूँ कि शिक्षा को बेच दिया जाए, फिर सारी स्कूल को बंद, सरकारी संस्था को बंद करके प्राइवेट संस्था को शुरू किया जाए,
आपकी ये मनोदशा है सरकार चलाने का? गरीब के बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? और मैंने बहुत ऐसे बच्चों की चलिए ठीक है, मैं समझ गया इसके जवाब। मैं एक बार डीसीपी साहब के पास, राव साहब के पास जाऊंगा। राव साहब एक मिनट सर, राव साहब की नहीं कर पाते एनटीए का एग्जाम। ठीक है राव साहब, आप जो है एडवोकेट भी हैं और सारी चीज़ें जानते हैं। जो पुलिस की के परिवार वाले जो गए हैं, उस मसले का क्या होगा अभी तक सुना नहीं गया है। आप एज ए एडवोकेट और पुलिस वाले भी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेकर के कहाँ तक जाएंगे आप लोग? देखिए, पुलिस के परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गए हैं कि ये उनको सुनने को मिला कि उनके खिलाफ जो उग्रवादियों के खिलाफ, जो उग्र भीड़ के खिलाफ, जो बैड एलिमेंट थे, उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है उनको वापस लिया जा रहा है। इसको लेकर, इस प्रेयर को लेकर गए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके भी अपने अधिकार है, वो भी विक्टिम है, और उसकी वजह से ये सब गए हैं। और मैं ये समझता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है उनके केस वापस नहीं लिए जाने चाहिए। और ना, मैं भी इस बात में, इसके पक्ष में नहीं हूं कि कोई आदमी अपराधी हो और पुराने जैसे मर्डर केस में जैसे अपराधी हो, उनके केस इस बहाने से वापस ले लो कि ये इस प्रकार के आंदोलन के केसेस हैं। ऐसा नहीं है। जो बच्चे वास्तव में 18 साल के हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके खिलाफ कुछ केस हो गए तो डेफिनेटली वो वापस सरकार लेगी। लेकिन जो अपराधी किस्म के आदमी, जिन्होंने बच्चों के इस आंदोलन को, इसको हाईजैक करके और अपने उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को सीधा करने के लिए इस आंदोलन में उपद्रव फैलाया, उनको केसेस वापस नहीं लेने चाहिए। क्योंकि बहुत से, करीब 300 आदमी इंजर्ड हुए हैं, बहुत सीरियस आदमी भी दिल्ली पुलिस के इंजर्ड हुए हैं, उनके भी अपने अधिकार हैं। उनको मरने के लिए थोड़ी आए थे। तो वो सारे परिवार वाले इसलिए गए माननीय अदालत में कि उनके खिलाफ ये ना हो कि सभी के केस वापस ले लो। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है उनके केस वापस नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल, लिए भी नहीं जाने चाहिए, क्योंकि भाई जो अपराधी अगर किसी भी तरीके से अपराध करता है, इसका एक बहुत बड़ा आगे दुष्प्रभाव पड़ेगा। आगे वो लोग फिर ज्यादा उनको उत्साहित होकर फिर ऐसे किसी आंदोलन में वो करेंगे। तो इसलिए इनको सबक सिखाने के लिए अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को कभी भी उनको वापस लेने का कोई प्रस्ताव होना भी नहीं चाहिए, ना कोई इसकी डिमांड। बिल्कुल ठीक है। मेरे पास समय की कमी है, मैं रोशन गौर जी के पास एक बार फिर से जाना चाहूँगा। रोशन जी, ये अभी 10 बजे के बाद भी ये डिस्कशन चलेगा, कल भी, और इसका कंक्लूजन आपको क्या लग रहा है कि क्या ये बहस चलेगी, क्या आगे क्या होने वाला है पार्लियामेंट? बिल्कुल ये बहस चलेगी। अभी चूंकि बोलने वाले सांसद गण ज्यादा हैं और कमिटमेंट ये किया गया था सरकार की तरफ से कि जितना आप बोलेंगे, 6 घंटे का समय था, लेकिन जितना चाहो आप बोलेंगे। तो इसके बाद आज भी सब लोग बोलेंगे, कल इसका रिप्लाई है। कुछ सांसदों ने इसमें जोर दिया था कि हम इसमें डिवीजन कराएंगे, यानी इसमें वोटिंग होगी। तो सरकार ने कहा कि उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप इसको बिल को आप पास कराइए। तो ये बिल पास हो जाएगा। उसके बाद ये राज्यसभा में कल से चर्चा शुरू होगी, इस पर होगी, और परसों राज्यसभा से पास हो जाएगा। लेकिन कल जैसे ये बिल पास होगा, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि फिर लोकसभा की कार्रवाई बाधित हो। क्योंकि आज राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो नए शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने बिल्किस बानो केस के जो रेपिस्ट थे, जिनको छोड़ दिया गया था, उनको डिफेंड किया था। तो इसलिए वो प्रहलाद जोशी का इस्तीफा मांगेंगे। आज ये जब वो मीडिया से उन्होंने बात किया पार्लियामेंट, बिल्कुल, ये तो आज प्रियंका गांधी आज हाउस में भी बोल रही थी। वो हाउस में बोले और बाहर आके फिर उन्होंने हमसे भी बात की। तो इसका मतलब उनके माइंड क्लियर है कि वो कल जब ये बिल पास हो जाएगा, उसके बाद फिर हाउस को नहीं चलने देंगे। मतलब कुल मिला के कहें कि ये बिल पास होने तक ही ये सेशन चल रहा है। और क्या आपको ऐसी भी संभावना लग रही है कि सेशन पहले ही एंड कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा 13 अगस्त? मुझे अभी असल में सरकार ने इसमें बड़े इंपॉर्टेंट बिल हैं, इसमें 8-9 बिल बहुत इंपॉर्टेंट है जो पास होने चाहिए। तो इसलिए सरकार चाहेगी कि शोर शराबे में जो भी हो बिल अपने पास कर ली जाए। क्योंकि इसमें जो संविधान संशोधन एक ही बिल है, बाकी बिल इसमें जनरल बिल है। तो जनरल बिल को तो संविधान संशोधन वाला बिल तो अभी पेश, इसके अलावा तो कोई संशोधन बिल पेश कर नहीं रही है। डिलिमिटेशन वाला तो नहीं आ रहा है ना? नहीं, वो अभी इस हफ्ते के लिए एजेंडे में नहीं है, अगले हफ्ते आ सकता है। अगर अगले हफ्ते में नहीं होगा तो लास्ट वाले हफ्ते में आ सकता है, क्योंकि सरकार को नंबर चाहिए। तो अभी सरकार के पास 360 नंबर नहीं है, इसलिए वो उसको एजेंडे में शामिल नहीं किया है। लेकिन सरकार का इरादा है कि इसी सेशन में उसको पास करना है। तो सरकार अभी कोशिश कर रही है कि जो सदन में लोग हैं, डीएमके से बात चल रही है कि वो इसको विधेयक को सपोर्ट कर ले। अगर डीएमके साथ आ जाती है तो सरकार का जो 2/3 मेजोरिटी का नंबर है वो लगता है कि हो जाएगा। उसके बाद एजेंडे में इसको शामिल करेंगे, क्योंकि जब ये सेशन, अपना बजट सेशन था, उसमें सरकार को ये बिल जो है हारना पड़ा था।
बिल्कुल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए रोशन जी। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए रोशन गौर जी आपका, रुपेंद्र दुबे जी आपका और अमित शर्मा जी आपका, एलन राव साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन जो चर्चा चल रही है पार्लियामेंट में, अभी भी उस पर बहस होगी, कल भी उस पर बहस होगी और इसका कंक्लूजन और इसका डिस्कस क्या निकलेगा ये अदालत जो है, अदालत में चूंकि मसला है कि पुलिस ने जो अभी अपना पिटीशन दिया है उस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। जब कोर्ट उस पर कोई बात कहेगी और जिस तरीके से अपराधियों को डिफेंड किया जा रहा है, अपराधियों को डिफेंड करने के बाद पे कोई फैसला होगा, उस पर क्या फैसला करती है सीजेपी, क्या फैसला करती है सरकार, किस तरीके का रिएक्शन जो है छात्रों की तरफ से आता है, उसके बाद तय हो पाएगा कि आगे की दिशा जो है क्या होगी इस आंदोलन की। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।